अगला केस देखते हैं। एक फाइनाइट लाइन चार्ज है ए बी और चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है इस लाइन पे वो है लैम्डा, ठीक है। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए एक ऐसे पॉइंट पी पे जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सटेंडेड ए बी कितना है, स्मॉल डी, और ये पॉइंट पी का ओरिएंटेशन या लोकेशन कहां पे है, ऐसे जगह पे है कि अगर आप पॉइंट पी से एक्सटेंडेड ए बी पे परपेंडिकुलर गिराए हैं तो इसको आप हॉरिजॉन्टल बोलिए। हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना के जाइएगा तो ए पी यानी कि लाइन चार्ज का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो और पॉइंट पी जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो अल्फा मिला है, दिया हुआ है। और उसी तरीके से जो एंड पॉइंट बी है लाइन चार्ज का वो और गिवन पॉइंट पी दैट इज बी पी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो शॉर्ट में क्या दिया हुआ है, मुझे ऐसे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है जो इस तरह से है कि वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, कौन, एपी लाइन, और बीपी लाइन हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, तो यहां से जो भी ऊपर की ओर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको y बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस से कि एक गिवन लोकेशन y पे गए और dy लेंथ का यानी बहुत छोटा लेंथ का एक टुकड़ा पकड़ लिए लाइन सेगमेंट पे, लाइन चार्ज पे। तो यहां पे dy लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dq। यहां पे जो चार्ज होगा कितना चार्ज होगा, dq। तो चार्ज ऑन dy लेंथ कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज लैम्डा गुने लेंथ ऑफ ए स्मॉल लाइन सेगमेंट dy, दिस इज dq। अब कूलम्ब लॉ से तो हम जानते हैं इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बताइए। इस लाइन के लॉन्ग यानी चार्ज से अवे, और अगर दूरी है r तो कितना फील्ड का स्ट्रेंथ होगा पॉइंट p पे, k dq बाई r स्क्वायर। ये एक सिंपल कूलम्ब लॉ चल रहा है। इस छोटे से dq चार्ज की वजह से r दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ये होगा, ठीक है। और dq का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, किसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, लाइन चार्ज का जो दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ गुने छोटा सा लेंथ dy gives you a small charge, ठीक है। अब आप ही बताइए कि ये जो डॉटेड लाइन सेगमेंट है लेट अस से ये एंगल थीटा बना रहा है, किससे, ये डॉटेड लाइन सेगमेंट हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैं करना क्या चाह रहा हूं, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह के छोटे छोटे लाइन, इस तरह के छोटे छोटे चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड जो है अलग अलग मैग्नीट्यूड का आने वाला है। अब सिंपल सी बात है, जो यहां पे होगा चार्ज उसकी वजह से फील्ड इधर होगा, जो यहां पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से फील्ड इधर होगा। तो सिंपल सी बात है कि हर एक छोटे छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है।
और मुझे निकालना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आसानी क्या होगा, सुविधा क्या होगा, क्या चीज करने में, क्यों ना मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूं। जैसे ये जो डॉटेड ब्लैक लाइन है, इसकी वजह यहाँ पे फील्ड कितना है, के डी क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा ये फील्ड का स्ट्रेंथ, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर का कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर का साइन थीटा। इसको मैं बोल देता हूं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, और इसको बोल देता हूं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डीई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और मैं इस तरह के छोटे छोटे डीवाई लेंथ पे जितने चार्जेस हैं, इन सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले को एक साथ सम कर देता हूं और वर्टिकल डायरेक्शन वाले को एक साथ सम कर देता हूं। देयरफॉर total electric field along horizontal direction is summation of k dq by r square cos थीटा। और थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये थीटा, फ्रॉम अल्फा टू, पहला चार्ज कहां पे मिलेगा, जब ये थीटा क्या होगा, अल्फा होगा, उससे कम वैल्यू पे तो कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पे। तो समेशन कहां से कहां तक जाएगा, थीटा विल वेरी फ्रॉम अल्फा टू बीटा। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज एट द गिवन लोकेशन P। मेरा अगला काम क्या होना चाहिए, ये dq और ये स्मॉल r दोनों को थीटा के टर्म्स में लिखना। तो लिखते हैं। पहला चीज साफ साफ दिख रहा है कि आप एक चीज देखिए, tan थीटा का वैल्यू क्या है, सिंस tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, उसी तरीके से ये स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बट y क्या है, d का tan थीटा, यानी d tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कितना निकल के आएगा, डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यानी मैंने स्मॉल आर स्क्वायर को थीटा के टर्म्स में लिख लिया है। अब मेरा अगला काम क्या होना चाहिए, dq को भी थीटा के टर्म्स में लिख दें, तो वो भी कर लेंगे। तो पहले आप यहां तक अच्छे से लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। dq चार्ज जो dy लेंथ पे था, इस dy लेंथ पे dq चार्ज, उसको कैसे लिखा जा सकता था, लैम्डा इंटू dy, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा सा लेंथ। मेरा पर्पस क्या था कि इस dy को भी थीटा के टर्म्स में लिखना। कैसे लिखे, तो मुझे एक रिलेशन याद है, y, दिस y इज इक्वल टू स्मॉल d का tan थीटा, y इज इक्वल टू स्मॉल d का tan थीटा। हम करेंगे क्या, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जो मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि इससे क्या पता चला कि dy को मैं सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा के टर्म्स में लिख पा रहा हूं, तो मेरा काम और आसान हो गया। तो नेट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, के डी क्यू के बदले लैम्डा इंटू डी वाई के बदले डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय आर स्क्वायर क्या था याद कीजिए, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या बैठा हुआ था, कॉस थीटा। इसी को सम करना है फ्रॉम अल्फा टू बीटा। अब देखिए क्या एक्सप्रेशन आया, क्या सिंप्लीफाई होके आएगा, के लैम्डा बाई डी
सेक स्क्वायर थीटा कैंसल आउट, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, समेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा फ्रॉम अल्फा टू बीटा। ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, के लैम्डा बाई डी साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। ये नेट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गिवन लाइन चार्ज एट द गिवन पॉइंट P है, जहां अल्फा और बीटा का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे कौन सा कंपोनेंट निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए आगे काम करते हैं। अब वर्टिकल कंपोनेंट बचा हुआ है निकालना, तो वो भी निकाल लेते हैं। छोटा वर्टिकल फील्ड कितना था, के डी क्यू के बदले तो अब लिख ही सकते हैं, ये हो गया डी क्यू, और साइन थीटा के डी क्यू साइन थीटा बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि क्या निकल के आ गया था, स्मॉल डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर तो इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा तक। ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा डी और डी स्क्वायर का एक डी चला जाएगा, तो क्या बचेगा, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा डी थीटा का समेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा तक। ये वैल्यू रख देते हैं, कितना निकल के आएगा, के लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। तो हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं कैसे, देखिए यहां पे हॉरिजॉन्टल फील्ड कितना आया था, के लैम्डा बाई डी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था। और वर्टिकल कितना आया है, के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर तो मैं उम्मीद करता हूं सबको आता होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस दोनों का वेक्टर समेशन, वेक्टर समेशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये नहीं होगा, ये ब्लैक एरो, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम फाई बोलते हैं। लेट अस से कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट P मेक्स एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल, तो फाई कितना है, तो सिंपल सी बात है, tan फाई इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। और मैं परपेंडिकुलर के बारे में जानता हूं, क्या है वो परपेंडिकुलर, कौन है ये, P, ये EV है, तो tan फाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ tan इनवर्स इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हो गया
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। देखिए, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज का ये एक्सप्रेशन था। इसी एक्सप्रेशन का सहारा लेके हम ढूंढना चाहेंगे कि अगर यही लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट रहा होता, यानी ये जो पॉइंट ए है ये इंफिनिटी तक जाता, प्लस इंफिनिटी तक, और ये जो पॉइंट बी है ये भी माइनस इंफिनिटी तक जाता। If this finite line segment AB would have become infinite in nature, तब इस तरह के इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होता, ये हम जानना चाहते हैं। तो आप ही बताइए, उस केस में ये बीटा का वैल्यू क्या हो जाता? तब तो ये पॉइंट A इंफिनिटी की ओर जाता, तो तब ये जो AP लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाने लगता? ये बीटा कहां जाने लगता? 90 डिग्री की ओर। तो बीटा बन जाता 90। कब? जब ये पॉइंट ए कहां जाने लगता है? इंफिनिटी की ओर। उसी तरीके से जब ये पॉइंट बी कहां जाने लगता? माइनस इंफिनिटी की ओर। तो ये जो अल्फा है, जो हॉरिजॉन्टल से ये बीपी लाइन बना रहा है एंगल, ये अल्फा जो है ये क्या बन जाता? अगर ये बी माइनस इंफिनिटी की ओर चले जाता तो -π/2। ध्यान दीजिए, ये इस तरह से मान लीजिए बी है, ये बना एंगल, और इसको नीचे ले जाइए तो तब ये क्या होता है? ये ऐसे करते करते जब ये इंफिनिटी पे चला जाता तब ये लाइन ऐसे होने लगता और ये एंगल कहां जाने लगता? -π/2 की ओर जाने लगता। ये अल्फा जो है -π/2 की ओर जाने लगता। तो इन शॉर्ट, इफ AB becomes infinite, then क्या हो जाता? EH हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता? K λ/d, बीटा के बदले π/2 sin π/2 माइनस साइन ऑफ अल्फा के बदले -π/2। वैल्यू क्या निकल के आता? K λ/d sin π/2 1 माइनस साइन ऑफ -π/2 इज -1। तो कितना वैल्यू होता? 2k λ/d। Net electric field along horizontal direction due to infinite line charge is 2k λ/d। Similarly, vertical component पे नजर डालते हैं तो क्या होगा? EV बराबर k λ/d cos of -π/2 माइनस कॉस ऑफ π/2, जो कि क्या निकल के आएगा? 0। तो शॉर्ट में कहा जाए तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट P पे जो फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट होगा along the horizontal direction as shown in the figure। और वैल्यू कितना होगा? 2k λ/d, जो कि हमने यहां निकाला है। ठीक है, और इसमें जानने लायक क्या बात है? जानने लायक एक और छोटी सी बात है कि ऐसा होना ही था। अगर आप सिमेट्रिकल आर्गुमेंट यूज किए होते तो ऐसा पहले ही दिख जाता। कैसे? ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो फिर आपको मन किया कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई एक छोटा सा dq चार्ज यहां पे है इनफाइनाइट लाइन पे, तो इसकी वजह से P पे फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। सिमिलरली, चूंकि नीचे भी इंफिनिटी तक गया है, तो लेट अस से सिमेट्रिकली एक इधर भी dq चार्ज लेते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऐसे। और पेयर बाय पेयर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा? इधर। नेट फील्ड इधर आएगा। तो ऐसे भी आर्गुमेंट सिमेट्रिकली दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल ही होना था।
तो ये एक पॉइंट कवर हुआ। अगर यही वायर सेमी इनफाइनाइट रहा होता, मतलब एक एंड तो एकदम डेफिनिट है, फिक्स्ड है, दैट इज पॉइंट बी, लेकिन जो दूसरा एंड पॉइंट था ए, वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इस तरह के वायर को सेमी इनफाइनाइट वायर कहेंगे। इस तरह के वायर की वजह से एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ नहीं है, यहां देख लीजिए हॉरिजॉन्टल फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था, के लैम्डा बाई डी साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। अब बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एंगल कहां जाने लगेगा, ये एंगल पाई बाई 2 की ओर जाने लगेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1 माइनस साइन अल्फा। सिमिलरली वर्टिकल फील्ड क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा दैट इज के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 0 होता है। इस तरह से हम डिफरेंट केसेस को डील कर सकते हैं। ठीक है।